2014 के अंदर बिफोर इलेक्शन 153% की रैली दिखाई थी पीएसयू इंडेक्स ने। वहीं पे इलेक्शन खत्म होने के बाद 29% का करेक्शन दिखाया। 2014 के अंदर 62% की रैली, उसके बाद जो करेक्शन आया 32% के आसपास। 2019 के अंदर 17% की रैली और जो करेक्शन आया वो आया 19% के आसपास। और 2024 के अंदर भी सेम ही चीज दिख रही है, 48% के आसपास की रैली है और करेक्शन का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एक पैटर्न एनालाइज किया होगा कि जैसे ही इलेक्शन हमारे आने वाले होते हैं, वहां पे जो पीएसयू के स्टॉक्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे इलेक्शन खत्म होते हैं, वो धड़ाम से बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं या फिर उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिसने कुवंट के पीएसयू के अंदर इन्वेस्ट करा हो, आदित्य बिरला के पीएसयू में इन्वेस्ट करा हो, किसी भी और पीएसयू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हो, या आप डायरेक्टली पीएसयू कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये उन सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और सिंपल सा मतलब ये है इस वीडियो का कि भाई जो बबल बन रहा है उससे आप कैसे बचोगे, और जो बबल बन रहा है वो बन क्यों रहा है। पूरी की पूरी वीडियो जो होगी हमारी वो डेटा ड्रिवन होने वाली है। यहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों है कि पीएसयू ज्यादातर केसेस में या तो अंडर परफॉर्म करता है या फिर वो आउट परफॉर्म करता ही नहीं मार्केट को, जब तक हमारे इलेक्शंस नहीं आते। यहां पे मैं टारगेट करने वाला हूं आदित्य बिरला के पीएसयू म्यूचुअल फंड का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य बिरला का पीएसयू नहीं होने वाला, ये किसी भी अलग म्यूचुअल फंड या किसी भी अलग एएमसी का म्यूचुअल फंड उठा लो पीएसयू का, उसके अंदर भी सेम ही चीज होते हुए दिखेगी आपको नेक्स्ट एक साल के अंदर। तो ये अवेयरनेस वीडियो है। अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, करने की सोच रहे हो, मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई लमसम इन्वेस्ट कर दे, तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी देखना, आराम से देखना, टाइम नहीं तो वापस आकर देखना, बट ये वीडियो देखना जरूर, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला के पीएसयू की, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी एक सिंगल म्यूचुअल फंड से मैं आपकी पूरी की पूरी जो दुविधा है वो दूर कर दूंगा। मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट करा हुआ है और सबसे पहले जो ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था ये हुआ था 2019 के अंदर। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। अभी तक का जो मैंने ये टारगेट सिलेक्ट करा हुआ है, ये सिलेक्ट करा हुआ है 2022 जून के आसपास का। और इतने टाइम के अंदर, मतलब करीब करीब 3 साल के अंदर जो इसने आपको रिटर्न दिए हैं वो 36% के रिटर्न है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर। तो आप ये समझ लो आपने इंडेक्स को भी बीट नहीं करा, निफ्टी 50 को भी बीट नहीं करा। क्या ये रिटर्न एक्चुअली आपको लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? उसके बाद यहां से 2022 से लेकर के 2024 की ये जो मेन रैली आई है, इसके ऊपर ही इस समय पे सबका ध्यान है, यहीं पे सबसे ज्यादा पैसे बने हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भाई इसके बाद हुआ क्या था 2022 के पास। सबसे पहली चीज, इलेक्शन की तैयारी होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही इलेक्शन की तैयारी होना शुरू होती है, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि भाई एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बने, कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा कर रही है आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं करा। क्यों? क्योंकि जो पुराना डेटा है वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। इस समय पे टीवी के अंदर सिर्फ ये चल रहा है कि भाई पीएसयू में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपने मल्टी बैगर रिटर्न बना दिए होते, पीएसयू के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो अपने मल्टी बैगर रिटर्न बना दिए होते। लेकिन आपको पुराना डेटा किसी ने नहीं दिखाया कि सेम चीज 2004, 2008, 17 हर टाइम पे सेम ही तरीके का आपको रैली देखने को मिली थी। पहली चीज, जैसे ही ये रैली आई उस समय पे हुआ क्या था, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने आकर के सारे के सारे जो लोन थे वो माफ कर दिए थे। किसके? जितने भी पीएसयू बैंक्स थे उनके। सेकंड चीज, गवर्नमेंट जब आती है और गवर्नमेंट जब इलेक्शन वाले ईयर में आती है तो उसको ये दिखाना होता है कि भाई हमारा देश बढ़ रहा है। क्योंकि अगर उसने ये दिखा दिया हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो जो बाहर का पैसा है वो भी देश के अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक आ नहीं रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने दिखाया कैसे? गवर्नमेंट दिखाती है अपने जीडीपी नंबर। ये आपने हमेशा सुना होगा कि भाई हमारा जीडीपी इस समय पे 8% के आसपास है, और जो 8% का जीडीपी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीडीपी हो जाता है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो आ गई, उसने बोला भाई एक काम करते हैं, हमारा जो इकोनॉमी है वो इतने अच्छे लेवल पे तो ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो 2020 के बाद तो वापस आई नहीं। क्यों नहीं आई? भाई साहब इकोनॉमी में जॉब्स ही नहीं है। जब जॉब्स ही नहीं है तो कंजम्पशन आएगी कैसे? इकोनॉमी या फिर आप जीडीपी जो हम मानते हैं वो ग्रो किस लेवल पे करती है? वो दो लेवल पे ग्रो करती है। पहला हो गया आप और मैं जाकर के कंज्यूम करें, हम जाकर के चीजें खरीदें, घर खरीदें, तो हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। सेकंड होती है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है, एक काम करती हूँ एज अ गवर्नमेंट मैं ही देश की सेवा के अंदर थोड़ा पैसा लगा देती हूँ। मैं जाकर के रोड बनाती हूँ, ब्रिजेस बना देती हूँ, उसी के साथ साथ मैं जाकर के तो देश की भलाई के लिए थोड़ा बहुत पैसा दान कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा पूरा पैसा दिया किसने? टैक्स पेयर ने दिया है। जब गवर्नमेंट आकर के ये चीजें करने लगती है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, एक टेंडर बनता है, तो ज्यादातर केसेस में
देखा गया है जीडीपी बढ़ाना हो तो दूसरी जो पीएसयू कंपनी है उसको जाकर के छोटे छोटे टेंडर मिलने लगते हैं। इसी वजह से अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर जितनी भी पीएसयू के म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स म्यूचुअल फंड है या कंपनियां हैं वो ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो टेंडर है वो पीएसयू कंपनी आपस में ही देती जा रही है। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आप आईआरएफसी को देखोगे, ये क्या काम करती है? ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी है। ये किसको फाइनेंस करती है? ये आईआरसीटीसी को फाइनेंस करती है। उनको पैसा देती है, भाई आप नए नए डब्बे बना लो, आप नई नई रेलवे बना दो। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर आईआरएफसी ग्रो कर रही है तो उसी के साथ साथ आईआरसीटीसी ग्रो कर रही है, तो इसमें कोई मेजर दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई मेजर दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट है वो उसका काम क्या है? मेनली उसका काम है नेशन को सर्व करना, उसका काम है अपने जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करना। अगर गवर्नमेंट अपना टिकट का पैसा बढ़ा दिया जाए आईआरसीटीसी का, आपको देखने को मिलेगा भाई हड़ताल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 80 to 90% जो इंडिया की जनता है उसकी रेगुलर इनकम कितनी है? उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? उसकी पर कैपिटा इनकम $2500 के आसपास है। मतलब ईयरली लेवल पे आप मोटे मोटे तौर पे 2 से 3 लाख रुपए के आसपास कमाते हो, और अगर मंथली पे जाओगे तो 20,000 से 25,000 एक नॉर्मल बंदे की इनकम है। क्या वो जाके एक लग्जरी बस अफोर्ड कर सकता है? नहीं। क्या वो जाकर के एसी कोच अफोर्ड कर सकता है? नहीं। इसी वजह से अगर आप आईआरसीटीसी का रेवेन्यू देखोगे तो कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नहीं बढ़ा। इवन वो मोनोपोली बिजनेस है, मतलब भाई आईआरसीटीसी के अगेंस्ट कोई और ट्रेन ही नहीं चल रही, उसके बावजूद ये जो बिजनेस है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बूम नहीं करा। क्यों? क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है। इसी तरीके से आईआरएफसी है, इसी तरीके से आप ना जाने आईआरडी की बात कर लो, ना जाने किसी भी कंपनी की बात कर लो, तो भाई यहाँ पे बिजनेस लेवल पे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज बिजनेस लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो सर्व करती है नेशन को। गवर्नमेंट अपना पैसा बनाने नहीं आई है, नो गवर्नमेंट अपना बिजनेस बनाने नहीं आई है। तो अगर आप शेयर होल्डर बन रहे हो तो आप ये समझो आप भी समाज सेवा में लगने वाले हो। यहां से पहली चीज तो पैसा बनेगा नहीं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, क्योंकि आप बोलोगे भाई ज्ञान तो आपने बहुत दे दिया, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है? भाई आदित्य बिरला ने 100% के रिटर्न दे दिए ना रिसेंटली, इसका मतलब उसके स्टॉक्स तो पैसा कमा रहे होंगे। अब यहाँ पे गेम बदलेगा, क्योंकि उसको मैं टिपिकल म्यूचुअल फंड की वीडियो नहीं बनाने वाला। यहाँ पे मैं आपको लॉजिकल चीजें समझाऊंगा जो आपको मार्केट के अंदर कोई नहीं समझाएगा। लोग बोल देंगे भाई ये एक्सपेंस रेशियो, वो एक्सपेंस रेशियो, लेकिन हर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है, हर म्यूचुअल फंड को समझने का तरीका अलग होता है, हर एक सेक्टर को समझने का तरीका पूरी तरीके से अलग होता है। अब मैं पीएसयू के अंदर जो बबल बन रहा है उसको दिखाता हूं आपको। ये हमने टिकट खोला हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई मैक्सिमम कितने रिटर्न दिए हैं, 3 साल कितने रिटर्न दिए। इस पे मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। सीधे चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि भाई पैसा तो आपका पोर्टफोलियो पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे गेम क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनियां। अब यहाँ पे आते हैं इसकी करंट होल्डिंग की, टॉप 10 की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 की, जहां पे इनका 7%, 8%, 10% का पैसा लगा हुआ है। पहला जो स्टॉक है इसका जिसके अंदर इन्होंने 7% के आसपास पैसा लगाया है वो है ओएनजीसी। ये हमारी कौन सी कंपनी है? ये ऑयल एंड गैस की कंपनी हमारी। ठीक है, अब इसका मैं एक चार्ट खोल लेता हूं इस स्टॉक का, क्योंकि ये स्टॉक पैसा बनाएगा तभी आप पैसा बनाओगे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो भाई 1 साल के अंदर से स्टॉक ने कितना पैसा बनाया है? इस स्टॉक ने 77% का रिटर्न बनाया। आप बोलोगे वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मैं गेम दिखाता हूं आपको। जैसे आप यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो कंपनी है ये शुरू हुई थी हमारी सन 2002 के अंदर, मतलब करीब करीब इस कंपनी को 22 साल के आसपास हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे आज तक इस कंपनी ने कितने रिटर्न बनाए हैं? सिर्फ और सिर्फ 600% के रिटर्न। ईयरली लेवल पे कैलकुलेट करोगे ना तो भाई मुझे कैलकुलेट करके बता देना कैसे रिटर्न बने हैं। अब मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं। दूसरा स्टॉक है हमारा एनटीपीसी। अब इसको देख करके भी काफी लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 साल का रिटर्न दिखाऊंगा। 1 साल का रिटर्न देखोगे, अरे भाई साहब डबल स्टॉक, डबल हो गया हमारा स्टॉक। अब चलते हैं मैक्सिमम पे। जैसे आप मैक्सिमम पे जाओगे वापस से आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 500% का रिटर्न है। अगर आप देखोगे ये जो कंपनी आई थी स्टॉक मार्केट में 2004 के अंदर आई है जी, ये एक बार हिट करती है ऑल टाइम हाई। कब ये हिट करती है? जैसे हमारा इलेक्शन टाइम आता है, जैसे मैंने दिखाया आपको। उसके बाद देखो पूरी तरीके से मरी हुई मार्केट के अंदर काम करती है, पैसा ही नहीं बनाती। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की साइड। हो सकता है पहले दूसरे स्टॉक के अंदर तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया हो। तीसरा स्टॉक एसबीआई। एसबीआई के अंदर अगर आप देखोगे मैक्सिमम लेवल पे तो इसने कितने परसेंट के रिटर्न बनाए हैं? 2077% का रिटर्न। बोलोगे भाई ये तो रिटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन अगर आप इसको किसी भी प्राइवेट बैंक से कंपेयर करोगे ना जो सेम लेवल पे शुरू हुआ, चाहे आप एचडीएफसी बैंक को उठा लो, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक को उठा लो, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक को उठा लो, इसके जो रिटर्न दिख रहे हैं इस आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोटे मोटे तौर से 20 से 22% के सीएजीआर निकलते हैं।
वहीं पे अगर आप इन सारे बैंक्स के रिटर्न उठा करके देखोगे तो 30 से 35% के सीएजीआर पर रिटर्न दिखते हैं। तो भाई आप ये सोचो सीधे सीधे 15% का गैप दिख रहा है सीएजीआर, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। यहाँ पे जो 2000 के रिटर्न है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको दिखेगा 5 से 7 हजार, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहीं पे अगर आप आगे चलोगे और बोलोगे भाई चलो एसबीआई ने तो पैसा बनाया, कोल इंडिया भी देख लेते हैं, क्या कोल इंडिया ने बहुत पैसा बनाया है? अगर आप देखोगे तो हाँ भाई, कोल इंडिया ने कितने पैसे बनाए? सिर्फ और सिर्फ आज तक 29% का रिटर्न है। कब? सन 2000 में ये कंपनी आई थी मार्केट के अंदर। अब आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, अगर ये इसी तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न दिखते थे तो आपने 2 साल पहले कभी भी किसी पीएसयू के बारे में अच्छी चीजें क्यों नहीं सुनी? आज से 2 साल पहले तक आपने किसी भी अच्छे पीएसयू के म्यूचुअल फंड के बारे में क्यों नहीं सुना? पता है क्यों? क्योंकि उसको मार्केट अच्छे से नहीं किया गया था। जो हमारे नेता हैं इस समय पे, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, यहाँ पे कांग्रेस भी आ जाती है, बीजेपी भी आ जाती है, कोई और कांग्रेस भी आ जाएगी और कोई और पार्टी भी आ जाएगी, लेकिन वो जो पार्टी होती है वो इस लेवल पे ग्रोथ दिखाती है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उसको लगता है भाई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, हमारा देश बदल रहा है, इसलिए जितनी भी पीएसयू कंपनियां वो बदल रही हैं। बट लॉजिकली ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं हवाबाजी खत्म हो जाती है और वापस से नीचे आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पैसा लॉस करता है वो करता है एक रिटेल इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी इस जोन के अंदर बाय करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसे पता ही नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले 3-4 साल तक तो पीएसयू के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे ही मार्केट इस वाले जोन में होती है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाता है, कहता है भाई अब मैं पैसा डालूंगा, अब मैं पैसा बनाऊंगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आदित्य बिरला का। अगर मैं आदित्य बिरला के पास ही अभी चला जाऊं ना ओवरव्यू पे, तो आदित्य बिरला के अंदर इस समय पे लोग घुसना शुरू करेंगे। क्यों? आदित्य बिरला में लोग बोलेंगे अरे भाई ये जो ऑल टाइम हाई से है, यहाँ पे तो आपको करेक्शन देखने को मिला है करीब करीब 2-2.5% के आसपास, अभी ये मार्केट गिर गई थी 10% के आसपास, फिर रिकवरी आ गई है। आप ये समझो मार्केट के सेंटिमेंट इस समय पे अच्छे हैं, इस समय पे इलेक्शन पूरा नहीं हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ तब बनाने की कोशिश करेगी जब उसको भी एक रिवॉर्ड मिले, राइट? अगर मेरा इलेक्शन पूरा हो गया, हमने एक गवर्नमेंट चूज कर ली, उसके बाद क्या रीजन होगा कि गवर्नमेंट आपको पूछेगी? गवर्नमेंट आपको नहीं पूछने वाली। आप एक ही बात बता दो ना, कौन सा एक पीएसयू म्यूचुअल फंड है या कौन सा एक पीएसयू का स्टॉक है जो जब इलेक्शन टाइम नहीं होता मल्टी बैगर रिटर्न देता है, 100% के रिटर्न देता है? कोई नहीं देता। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2020-2021 के अंदर जो आईआरसीटीसी कंपनी थी, जो बहुत ही बड़ी सेलिब्रेट की जाती है, मोनोपोली बिजनेस है, मोट उसके पास काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इतना सारा पैसा कोई भी और प्राइवेट प्लेयर एकदम से तो नहीं लगा सकता। उसके साथ क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई जो आपका केटरिंग बिजनेस है, जो आपका एक्सपेंसेस बिजनेस है, उसके अंदर से हमें आधा पैसा देना शुरू कर दो। मेरे भाई एफआईआई ने जो सेलिंग शुरू करी थी ना उस स्टॉक के अंदर, जिस भी बंदे ने उस स्टॉक को लेकर के बैठा हुआ था, 2 साल तक वो रोया सर पे हाथ रख के, क्योंकि गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने एकदम से पंगे ले लिए। सेम चीज हुई 2020-2021 में सेल के साथ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भाई 125-140 का स्टॉक चल रहा था, और आज की डेट के अंदर अगर आप देखते, आज से 1-1.5 साल पहले भाई वो स्टॉक को 80 रुपए तक खींच करके ला दिया गया था। आप ये समझ लो 40-50% तक का वेल्थ इरोजन आपको एक सिंगल स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है भाई, प्राइवेट बैंक्स हो गए, प्राइवेट कंपनियां हो गई, वो मेनली काम करती हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, वो मेनली काम करती हैं ग्रोथ के लिए, वो मेनली काम करती हैं इन्वेस्टर के लिए, ताकि उन पे भरोसा बढ़े, ज्यादा पैसा आए, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा ग्रोथ आएगी। जो पब्लिक कंपनियां हैं वो मेनली काम करती हैं नेशन को सर्व करने के लिए, वो मेनली काम करती हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो मेनली काम करती हैं कि भाई जिंदगी चलती रहे, मोनोपोली कोई प्राइवेट प्लेयर ना क्रिएट कर पाए, राइट? तो ये मेजर रोल होता है पीएसयू का। तो चाहे आपके पास आदित्य बिरला पीएसयू म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका स्क्वान का कोई पीएसयू म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके पास एचडीएफसी का कोई पीएसयू म्यूचुअल फंड हो, ये अभी अभी नए नए एनएफओ आए हैं कूदते काटते, क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी है, पैसा डालते रहो, दिखेगा भाई 20% का पैसा, 30% का पैसा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इलेक्शन के बाद जो भी आपने पैसा बनाया है, ये सारा का सारा पैसा पीएसयू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपसे ले जा सकते हैं, जो कि हिस्ट्री हमें बताती है। इवन इन सारी कंपनियों के आप फंडामेंटल्स उठा करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर इनके फंडामेंटल्स में चेंज हुए होंगे, उससे पहले कोई भी फंडामेंटल लेवल पे चेंज नहीं हुआ होगा। तो ये जो बबल बन रहा है पीएसयू के अंदर कि सारे के सारे खुश हैं, मोदी जी आके कह रहे भाई पीएसयू में पैसा डालो अंधा पैसा बनेगा, मोदी जी ने आकर पहले क्यों नहीं बताया कि भाई पीएसयू के अंदर पैसा डालो अंधा पैसा बनेगा? मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, इवन अगर मुझे आज की डेट में वोट देना हो तो शायद मैं उन्हीं को वोट दूं, इसलिए ना वोट दूं क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसलिए वोट दे दूंगा क्योंकि भाई ऑल्टरनेट मुझे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं दिखता, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस वीडियो को पॉलिटिकल वे में ना ले जा करके कि भाई मोदी जी खराब है या राहुल गांधी खराब है या कोई और खराब है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है,
आपको सेंसिबली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, स्मॉल में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो सारे के सारे स्टॉक तो आपके रिकवर कर भी जाएंगे, लेकिन अगर पीएसयू गिर गया तो भाई पीएसयू 5-5 7-7 साल तक रिकवर ही नहीं करता, और इवन रिकवर करके ब्रेकआउट देने में तो भाई नानी याद आ जाती है। अगर आप इस इलेक्शन में फंस गए तो भाई अगले इलेक्शन का वेट करना इस म्यूचुअल फंड के अंदर कि भाई आपका पैसा रिकवर हो जाए। उससे पहले तो रिकवर ना होता हुआ दिख रहा। आप स्टॉक देख लो, टॉप 10 स्टॉक्स ने लास्ट 20 साल के अंदर 15 से 16% के सीएजीआर दिए, और कुछ कुछ स्टॉक्स ने तो भाई 12% के रिटर्न, 29% के रिटर्न 20 साल में, 1% रिटर्न ईयरली। और अगर आपने गलत लेवल पे खरीदा होगा तो 20 साल आप लॉस में बैठे होगे। ऐसे स्टॉक, ऐसे म्यूचुअल फंड में क्यों घुसना है जब मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसी के अगेंस्ट अगर मैं गेल के अगेंस्ट खोल दूं भाई रिलायंस को 5 से 6 हजार% के रिटर्न, और गेल के कितने रिटर्न है, कुछ भी नहीं। एसबीआई के रिटर्न आपको दिख रहे हैं 2000% के, एचडीएफसी आईसीआईसी कोटक के मैं रिटर्न खोल दूं 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार% के रिटर्न। वहीं पे जो कोल इंडिया इसके रिलायंस से कंपेयर कर लो, एनटीपीसी, मतलब आप नाम लो, प्राइवेट प्लेयर्स वहां पे फाड़ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स वहां पे आके अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। क्यों घुसना है पीएसयू म्यूचुअल फंड के अंदर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि भाई आपको अवेयरनेस मिले कि पीएसयू के अंदर अगर आपका पैसा बना है तो प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करो। जो डेटा है वो हमें ये प्रूव करके बता रहा है कि पीएसयू ने किसी के लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करी है। तो आउट ऑफ द ब्लू कुछ हो जाए तो हु नोज, बट मेरा मानना ये है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं भाई पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, क्वांट के में कर दूं क्या, आदित्य बिरला में कर दूं, 100% के रिटर्न है, अभी करूं या 10 महीने बाद इन्वेस्ट करूं, इलेक्शन के बाद करूं। भाई हो गया, मतलब समझ लो हो गया। एक म्यूचुअल फंड ने 100% के रिटर्न दे दिए, क्या वो दोबारा 100% के दे सकता है रिटर्न? आप खुद से पूछो, क्या म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न देने के लिए बने हैं, वो भी पीएसयू म्यूचुअल फंड? अगर आप स्मॉल कैप के अंदर एक्सपेक्ट करो कि भाई 60% के रिटर्न एक साल में ओवर वैल्यूड है, तो पीएसयू एक साल के अंदर 100% के रिटर्न देने के बाद भी अंडर वैल्यूड कैसे हो सकता है? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूछना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसे एसेट क्लास में घुसोगे, ऐसे सेक्टर में घुसोगे जहां पे ग्रोथ का कुछ अता पता नहीं है, तो फंस जाओगे और कोई नहीं निकाल पाएगा आपको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप चाहो इसको ले सकते हो, आप ना चाहो मत लो। और जिस हिसाब से इस समय पे आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप चल रही है मार्केट के अंदर की, दूसरी अपोजिट पार्टी को बर्बादी कर दिया जाता है भाई। पहले अलग था, अब अलग है। पता नहीं देश में क्या हो रहा है। पैसा आपके हाथ में, खुद का खुद बचाओ। अगर आप बचा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल व्यू नहीं है मेरा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई पैसे बच जाएं, सबके अच्छे नहीं बचेंगे तो भाई आपका पैसा, आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय, साइनिंग ऑफ।